हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धनंजय चौहान और मैं आपको कवर करवा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसी को हम हिंदी में कहते हैं राजा, किसान और नगर। तो इस चैप्टर से आपके क्लास 12 बोर्ड में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर वीडियो में ऑलरेडी आपके बना चुका हूं, जो इस यूट्यूब चैनल पे आपको डाल चुका हूं मैं। इसकी लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो में हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना बोलना चाहूंगा, यदि आपके पास में क्लास 12 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस है तो आप इस चैनल से उसका फायदा उठा सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर ग्रुप का कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास में तो जल्द से जल्द मैं उसके ऊपर भी जो वीडियो लेक्चर्स है वो इस चैनल के ऊपर लोड करूंगा। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, महाजनपदों की कोई 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ महाजनपद। महाजनपद की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं महाजनपद क्या है। तो आपको पता है कि सबसे पहले यदि हम बात करें राजवंशों की तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। हड़प्पा सभ्यता में कोई भी हमें राजवंश के प्रतीक या फिर हमें कोई भी सिंबल्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद में फिर वैदिक युग आता है या वैदिक एज आता है और उसके बाद में फिर आता है महाजनपदों का दौर। वैदिक काल के बाद में हम कह सकते हैं गांव बनते हैं, गांव से छोटे छोटे नगर बनते हैं, फिर नगर से जन बनते हैं, जन से जनपद बनते हैं और जनपद से महाजनपद बनते हैं। यदि प्राचीन काल की मैं बात करूं तो प्राचीन काल में पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। इसी को हम महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं द सैलाइड फीचर्स ऑफ महाजनपद आर एज फॉलो। महाजनपदों की मुख्य विशेषताएं निम्न है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, एंशिएंट इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपद। प्राचीन भारत की यदि हम बात करें तो प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। इसी को हम महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं, आर नोन एज महाजनपद इरा। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था जिसे हम महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द रूलर्स वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू छत्री। यहाँ पे ये माना जाता था कि जो रूलर्स होते हैं या जो शासक होते हैं उन्हें यदि हम आइडियली बात करें तो वो क्षत्रिय वंश से होना चाहिए। क्षत्रिय वंश का मतलब क्या होता है, तो पहले के समय में वर्ण व्यवस्था चलती थी जिसमें 4 वर्णों में समाज को विभाजित किया गया था। सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो होते हैं जो वेदों की टीचिंग करते हैं, वेदों को रीड करते हैं। क्षत्रिय उन लोगों को माना जाता था जो शासन करते हैं या युद्ध करते हैं। वैश्य के अंतर्गत हम कह सकते हैं व्यापारी वर्ग आ जाता था, किसान वर्ग आ जाता था और शूद्रों का काम ये होता था कि इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो यहाँ पे प्राचीन समय में यदि हम बात करें, महाजनपद के समय की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि राजा जो है वो जन्म से हो क्षत्रिय होना आवश्यक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था जिसे हम महाजनपद काल भी कहते हैं। इसके बाद में फिर हमने वो लिखा है यहाँ पे सेकंड पॉइंट, महाजनपदों पर अधिकतर क्षत्रियों का शासन था, मतलब क्षत्रियों के द्वारा रूल किया जाता था। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है आपका, द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद वर वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार एंड अवंती। अब मैंने आपको बताया कि कुल टोटल 16 महाजनपद थी और उन 16 महाजनपद में से भी कुछ महाजनपद जो थी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। और शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन सी थी, तो वज्जी था, मगध था, कौशल था, कुरु था, पांचाल था, गंधार था और अवंती था। फोर्थ पॉइंट है, मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग्स। अधिकतर महाजनपदों के ऊपर राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था। राजाओं के ऊपर द्वारा शासन किया जाता था, इसका मतलब ये है कि उस समय राजतंत्र मौजूद था। राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि कोई राजा होता है शाही राजवंश से, फिर उसका पुत्र होता है तो नेक्स्ट किंग वो बनता है, फिर उसका पुत्र होता है तो नेक्स्ट किंग वो बनता है। एक दूसरा जो राज करने का तरीका होता है वो डेमोक्रेसी होता है, जो वर्तमान में हमारे इंडिया में चल रहा है। इसमें जनता के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। लेकिन हम
महाजनपदों की बात करें तो उस समय जो महाजनपदों पर रूल किया जाता था या शासन किया जाता था वो राजाओं के द्वारा किया जाता था। इसके बाद में हमने 5th पॉइंट लिखा है, ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, मतलब प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, विच वाज फोर्टिफाइड, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी की गई होती थी, मतलब चारों तरफ से उसकी बाउंड्री वॉल होती थी। तो यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो आपको याद करने में आसान है वो यदि एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपके 3 मार्क्स बोर्ड में पूरे आपको मिलेंगे। तो पहले से एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, इसी को हम महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर महाजनपदों पर क्षत्रियों का शासन था, हर महाजनपद को रूल करने के लिए राजा होता था। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद के हमें नाम भी लिख देना है और इसके बाद में बता देना है कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी की गई होती थी, मतलब बाउंड्री वॉल होती थी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है, महाजनपदों की कोई 3 विशेषताएं, जो आपके एमपी बोर्ड के इस साल के 2022 के एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव कर लेते हैं। तो अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इतिहासकार आम लोगों के जीवन के बारे में कैसे पता लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो इसको पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। हाउ डू हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो हिस्टोरियंस होते हैं या इतिहासकार होते हैं वो ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में कैसे पता लगाते हैं। तो इतिहासकार जो होते हैं उनको राजाओं के जीवन के बारे में बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। आसानी से पता इसलिए चल जाता है क्योंकि राजाओं के दरबार में उनके कवि होते थे, उनके चारण होते थे, भाट होते थे, उनके अकाउंटेंट होते थे, जो उनकी एक एक डिटेल जो है वो डिटेलिंग में लिखते थे और राजा अपना इतिहास भी लिखवाते थे। लेकिन यदि मैं आम लोगों की बात करूं, आपके जैसे लोगों की बात करूं या मेरे जैसे लोगों की बात करूं, तो हम आम लोग जो होते हैं अपने इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं लिखवाते हैं और ना हमारे पास में हम इतना खर्च कर सकते हैं कि खुद का इतिहास जो है वो लिखवा सकें। तो जो इतिहासकार होते हैं वो आम लोगों के बारे में कैसे पता लगाते थे, तो उनके पास में पता लगाने का तरीका ये होता था कि उस समय उनको खुदाई में जो भी चीजें मिलती थी, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी चीजें उनको एक्सकेवेशन में या उत्खनन में मिलती थी, तो उसके आधार पर वो अपनी एक धारणा या विचार तैयार करते थे। जैसे मान लो कहीं पर खुदाई की गई तो उन घरों को वो अच्छे से देखते थे, उनका अवलोकन करते थे, एग्जामाइन करते थे उनको। यदि घर उनको कच्चे दिखाई देते थे तो उनका अनुमान होता था कि ये लोग गरीब होंगे या इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी। घर उनको पक्के मिलते थे तो वो अनुमान लगा लेते थे कि इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। इसके साथ साथ घरों के अंदर जो भी वस्तुएं उनको मिलती थी उसके आधार पर भी वो अनुमान लगाते हैं। जैसे किसी घर के अंदर से उनको ज्वेलरी मिलती है अच्छी वाली जिसपे अच्छे से पॉलिश की गई हो, नक्काशी की गई हो, तो वो अनुमान लगा लेंगे कि ये कोई सा रिच क्लास से संबंधित घर है। और किसी घर में यदि उनको नॉर्मल सी ज्वेलरी मिली है, मतलब हल्की मेटल्स मिली है, सस्ती उसमें कारीगरी की गई, तो उसके अनुसार वो अपनी धारणा फिर बना लेते हैं। इसी प्रकार से घरों के अंदर मिलने वाले बर्तनों के आधार पर वो अपनी धारणा तैयार करते हैं। कहीं से यदि उनको अच्छी अच्छी महंगी महंगी धातुओं के बर्तन मिल रहे हैं तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये रिच कल्चर होगा, मतलब समृद्धशाली होंगे ये लोग। और कहीं से उन्हें मिट्टियों के बर्तन मिल रहे हैं तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि किसी गरीब वर्ग से संबंधित समाज यहाँ पर रहा होगा। तो इस प्रकार से जो भी चीजें उनको मिलती है उसके आधार पे वो अनुमान लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन देखें तो पुरानी लोक कथाओं को वो सुनते हैं और उन लोक कथाओं के ऊपर वो अध्ययन करते हैं और उनके ऊपर वो जांचने की कोशिश करते हैं और उनके आधार पर भी अपनी एक धारणा तैयार करते हैं। तो अब हम इस थोड़े आंसर को पढ़ लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है अपनी भाषा में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट लिव एनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, जो आम लोग होते हैं अपने पीछे किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक अनुभव छोड़ते नहीं है। अबाउट देयर लाइफ मतलब अपने जीवन के बारे में। हेंस हिस्टोरियंस यूज द वैरायटी ऑफ सोर्सेस, इसलिए इतिहासकारों के द्वारा कई प्रकार के सोर्सेस का अपन कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाता है टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों के जीवन के बारे में पता लगाने के लिए। विचार जो कि निम्न है, इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। आम लोग अपने पीछे ऐतिहासिक अनुभव छोड़कर नहीं जाते हैं, इसलिए इतिहासकार उनके जीवन के बारे में पता लगाने के लिए कई प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं जो निम्न है। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्रोत हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, द हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट देयर लाइव्स बाय एग्जामिनिंग द स्टोरीज, जो इतिहासकार होते हैं उनके जीवन के बारे में पता लगाते हैं। तो वो किसके कैसे पता लगाते हैं, तो वो लोक कथाओं को जांच करके उसके बारे में पता लगाते हैं। मतलब उस समय की जो लोक कथा प्रचलित थी, जो लोगों के द्वारा कही जाती थी, उनकी वो जांच करते हैं, जैसे जताका और पंचतंत्र। यहाँ पे हिंदी में मैं बोल देता हूँ, हिंदी में लिखा है, जताका और पंचतंत्र जैसी लोक कथाओं की जांच करके आम लोगों के जीवन के बारे में वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब समाज में जो भी लोक कथाएं प्रचलित होती है उनकी वो अच्छे से एग्जामाइन करते हैं, जांच करते हैं और उससे वो आम लोगों से जुड़ी हुई चीजों को जोड़कर देखते हैं।
सेकंड पॉइंट है अगली स्लाइड पे, रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड पोट्री, मतलब जो घरों के अवशेष मिलते हैं या बर्तनों के जो अवशेष मिलते हैं जो पहले के लोग छोड़ गए, गिव एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, जिससे हमें आम लोगों के जीवन के बारे में एक आइडिया मिल जाता है या फिर एक धारणा मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं, पुराने जो घर हैं, पुराने जो बर्तन हैं, उससे लोगों के जीवन के बारे में एक धारणा बनाते हैं कि लोगों का जीवन इस प्रकार का रहा होगा। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। घरों एवं बर्तनों के अवशेषों की जांच करके आम जीवन के बारे में धारणा तैयार करना। थर्ड पॉइंट है आपका चेंजिंग टूल्स ऑफ क्राफ्टमैन एंड फार्मर्स। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, किसानों और कलाकारों के जो बदलते हुए औजार होते हैं उनसे भी धारणा तैयार करते हैं। जैसे बिल्कुल हम प्राचीन समय में चले जाते हैं, स्टोन एज में चले जाते हैं या पाषाण काल में चले जाते हैं, तो उस समय औजार जो होते थे वो पत्थरों के हुआ करते थे, स्टोन के हुआ करते थे, और उनका कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता था, मतलब हम कह सकते हैं उनकी कोई विशेष आकृतियां नहीं होती थी, वो बिल्कुल बेडोल्स होते थे। धीरे धीरे तकनीक का विकास होता गया तो वो पत्थरों को आकार देने लग गए, पत्थरों को शार्प या पेना बनाने लग गए। फिर धीरे धीरे फिर हम कह सकते हैं मेटल्स की डिस्कवरी हुई, धातुओं की खोज हुई, तो अब औजार जो बनने लग गए वो धातुओं के बनने लग गए, जैसे तांबे के बनने लग गए, लोहे के बनने लग गए। तो इसके आधार पर भी वो आम लोगों के जीवन के बारे में पता लगाते हैं। यदि किसी कलाकार के पास में हम कह सकते हैं लोअर टेक्नोलॉजी वाला या किसी हल्के मटेरियल से बना हुआ औजार उनको मिलता है तो वो उसके बारे में वैसी धारणा बनाते हैं। किसी जगह से उनको मान लीजिए अच्छी टेक्नोलॉजी वाला और अच्छे मटेरियल का उन्हें कोई औजार मिलता है तो उसके बारे में वो वैसी धारणा बनाते हैं। इसी को मैं हिंदी में बोल देता हूँ, किसानों एवं कलाकारों के बदलते हुए औजारों से लोगों के जीवन के बारे में पता लगाने में उन्हें मदद मिलती है। तो इतिहासकार कई प्रकार के सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं आम लोगों के जीवन के बारे में पता लगाने के लिए। चौथा पॉइंट देखते हैं, समटाइम्स पिक्चर्स, इंस्क्रिप्शंस एंड स्क्रिप्चर्स। और कई बार इतिहासकार क्या करते हैं, पुराने चित्रों को देखते हैं, अभिलेखों को देखते हैं, शिलालेखों को देखते हैं। शिलालेख क्या होते हैं, तो एक पत्थर की चट्टान होती है जिसके ऊपर अपन कह सकते हैं कि खोद खोद कर लिखा गया होता है। और इसका प्रचलन जो स्टार्ट करवाया था, शुरुआत जो की थी इसकी, वो सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उस समय के चित्र, अभिलेख एवं शिलालेख से उस समय में प्रचलित कर प्रणाली के बारे में पता चलता है। कर प्रणाली मतलब हम कह सकते हैं टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से टैक्स लिया जाता था। जैसे हम अशोक के शिलालेख को पढ़ेंगे तो उसमें हमें पढ़ने में यह आएगा कि उस समय कृषि का जितना भी उत्पादन होता था, मतलब एग्रीकल्चर से जितना भी प्रोडक्शन होता था, उसका 10वां भाग जो होता था, मतलब 10% जो होता था वो टैक्स के रूप में देना होता था। तो टैक्स सिस्टम के बारे में हमें पता चलता है इनसे। इसके साथ साथ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस ऑफ कॉमन पीपल, मतलब लोगों की हम कह सकते हैं सुख और दुखों के बारे में भी हमें इससे पता चलता है। तो इतिहासकार आम लोगों के जीवन के बारे में कैसे पता लगाते हैं, एक बार ओवरव्यू में आपको देता हूं। तो वो क्या करते हैं, पुरानी लोक कथाओं के बारे में स्टडी करते हैं और उनसे वो अपनी धारणा बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे पंचतंत्र और जटा का। सेकंड पॉइंट आ जाएगा, पुराने जो घरों के अवशेष बचे हुए हैं या पुराने जो बर्तनों के अवशेष बचे हुए हैं उससे वो लोगों के जीवन के बारे में धारणाएं तैयार करते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट हो जाएगा, जो किसानों और कलाकारों के बदलते हुए औजार हैं उससे भी वो उनके जीवन के बारे में धारणाएं तैयार करते हैं। और फोर्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि पुराने चित्रों को वो देखते हैं, अभिलेखों को देखते हैं, शिलालेखों को पढ़ते हैं और इनके आधार पर वो धारणाएं तैयार करते हैं। तो यह आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल मैंने आपको 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो आपको याद करने में आसान लगे वो आप याद कर लीजिए अच्छे से कंठस्थ, और 3 पॉइंट लिखने पे आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ब्रीफली डिस्क्राइब द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको बताया था प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि हम बात करें तो मगध था, और मगध पे यदि हम शक्तिशाली राजवंश की बात करें तो मौर्य वंश होता है, जिसका संस्थापक फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य होता है। और इसका सबसे पावरफुल किंग या सबसे शक्तिशाली शासक की हम बात करें तो वो सम्राट अशोक होता है। तो हमें मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बताना है कि ये किस प्रकार से अपना प्रशासन चलाते थे या किस प्रकार से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो देखते हैं इस आंसर को। यहाँ पे हम लिखते हैं द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन आर एज फॉलो। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से इनका प्रशासन चलता था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रेजेंटली पटना, वर्तमान में इसको हम पटना नाम से भी जानते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। इसके बाद में फिर हम लिखते हैं बट देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे 5 और अन्य राजनीतिक केंद्र भी
थे। जैसे कौन कौन से थे, तो यहाँ पे नाम है तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी और वैशाली। तो इस पॉइंट का मतलब ये कि मौर्य साम्राज्य में यदि राजधानी की हम बात करें तो वो तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन पाटलिपुत्र के अतिरिक्त 5 और अन्य राजनीतिक केंद्र भी मौजूद थे जहां से प्रशासन चलता था। तो यहाँ पे हम यदि मौर्य साम्राज्य की बात करें तो काफी विशाल और समृद्धशाली साम्राज्य था। ये उत्तर में हम बात करें तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यदि हम वेस्ट में या पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान पूरा कवर कर रखा था। ईस्ट की या पूर्व की बात करें तो चाइना तक इसकी बॉर्डर्स थी, और हमारा साउथ इंडिया का मेजर पार्ट भी इसने कवर कर रखा था। तो हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था कि प्रेजेंट के भारत से भी हम बड़ा माने। और इतने बड़े साम्राज्य पे यदि कंट्रोल करना है तो एक राजधानी से तो काम चलेगा नहीं। इवन आज के टाइम पे भी आप देखेंगे तो भारत में आपको 29 राज्य जो है वो देखने को मिलेंगे, और हर राज्य की अलग अलग राजधानियां आपको देखने को मिलेगी। हालांकि हमारे नेशनल कैपिटल की हम बात करें तो वो दिल्ली है। इसी प्रकार से मौर्य साम्राज्य की हम बात करें तो इनकी नेशनल कैपिटल जो थी वो तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने 5 और राजनीतिक केंद्र बना रखे थे ताकि प्रशासन करने में कोई समस्या न आए दूर दूर तक। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसके अतिरिक्त 5 और राजनीतिक केंद्र मौजूद थे। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड अलोंग बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स। अब इनकी संचार व्यवस्था की हम बात करें, मतलब यातायात और संचार कैसे होता था, तो इनको दोनों ही रास्तों की जानकारी थी। इनको जमीनी रास्ते की जानकारी भी थी जो कि सड़क से होकर जाता था, या फिर हम कह सकते हैं जमीन से होकर जाता था। इसके साथ साथ इनको रिवराइन रूट्स मतलब नदियों वाले जलमार्ग की भी इनको जानकारी मौजूद थी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको हिंदी में, संचार भूमि एवं जलमार्ग दोनों के ही द्वारा होता था। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि उस समय इन्होंने जलमार्ग के ऊपर भी इनकी पकड़ बना रखी थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द मौर्यंस कैपिटल लार्ज आर्मी। अब यहाँ पे हमने देखा मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था, इतना बृहद था, तो नॉर्मल सी बात है इनको प्रशासन करने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता थी। तो इनके पास में बहुत ही विशाल सेना थी। मेगास्थनीज मेंशन है कमेटी विद 6 सब कमेटी, और यहाँ पे मेगास्थनीज ने बता रखा है कि इनकी सेना की एक कमेटी हुआ करती थी, और उस एक कमेटी को अदर हम कह सकते हैं 6 और कमेटी में क्या कर रखा था, इन्होंने बांट रखा था। मेगास्थनीज कौन था, तो जब चैप्टर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था, जब बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आया था, यूनानी राजदूत जिसको हम मेगास्थनीज के नाम से भी जानते हैं, और इसने एक बुक लिखी थी इंडिका करके, इंडिका नाम से, जिसमें हमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की डिटेल में जानकारी मिलती है। तो इसमें मेगास्थनीज बताता है कि इनकी आर्मी की एक टुकड़ी हुआ करती थी, और उस एक टुकड़ी को 6 और अन्य टुकड़ियों में भी बांटा गया था। तो ये हमारा पॉइंट कवर हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, एलिफेंट वर एबुडेंटली फाउंड इन मगध फॉरेस्ट। उस समय की यदि हम मगध के वनों की बात करें या मगध के जंगलों की बात करें तो इनके जंगलों में हाथी बहुतायात से पाए जाते थे। और उस समय की यदि हम बात करें तो हाथी बहुत ही बहुमूल्य होता था, क्योंकि इससे भारी सामान को भी इधर से उधर भेजा जा सकता था। इसके अलावा इसका सेना में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मगध की एक और खास विशेषता ये थी कि इनके पास में हाथी जो थे वो बहुतायात में थे, मतलब बहुत ही ज्यादा थे। तो यहाँ पे हम हिंदी में लिखते हैं, मगध के वनों में हाथी भी बहुतायात में पाए जाते थे। एक बार मैं शॉर्ट में ओवरव्यू देता हूं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसके अतिरिक्त 5 और राजनीतिक केंद्र थे। सेकंड पॉइंट में फिर मैंने बताया कि ये जलमार्ग और थलमार्ग दोनों को ही जानते थे, दोनों से परिचित थे। थर्ड पॉइंट है इनके पास में विशाल सेना थी, और फोर्थ पॉइंट है कि इनके वनों में हम कह सकते हैं हाथी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। तो ये 4 पॉइंट है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के। इसमें से आप एग्जाम में कोई भी 3 पॉइंट लिख देंगे जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। तो अशोक जो था, अशोक के बारे में मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था, जब बताया था कि मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक था, और इसने अपने जीवन में कई युद्ध किए थे। इनमें से इसका जो अंतिम युद्ध था कलिंग युद्ध, उसके बाद में इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, मतलब अपन कह सकते हैं इसका हार्ट चेंज हो जाता है, और ये अहिंसा की तरफ इसका झुकाव जो होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है सम्राट अशोक का। तो इनके द्वारा अंत में अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लिया जाता है, बौद्ध धर्म के फॉलोवर बन जाते हैं, और एक ये विचारधारा भी प्रस्तुत करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसको अपन धम्म के नाम से जानते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, या इसी को इंग्लिश में पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अशोक धम्म, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं।
तो समझते हैं इस आंसर को अपन। तो यहाँ पे लिखा है द वर्ड धर्म इज प्राकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्म। यहाँ पे लिखा गया है कि संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है धम्म, मतलब संस्कृत में तो हम धर्म कहते हैं, जबकि प्राकृत में इसको हम क्या कहते हैं, तो प्राकृत में हम इसको धम्म कहते हैं, जिसको हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अशोक मीन्स बाय धर्म इज टू रीड इट एडिक्स। हम अशोक के शिलालेखों को पढ़ के इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। पीछे आपको इमेज में एक शिलालेख भी दिखाई दे रहा होगा, तो इन शिलालेखों को पढ़ के हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं। विच वर रिटर्न टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, और अशोक के शिलालेख में धर्म के सिद्धांत हमें और भी डिटेल में बताए गए हैं। इट वॉज नॉट अ रिलीजन, इसमें बताया गया है कि ये कोई धर्म नहीं है, नाइदर अ फिलोसॉफी, ना ही कोई ये विचारधारा है। मतलब अशोक के अनुसार उसका जो धर्म है ना तो वो कोई धर्म है, ना ही कोई वो विचारधारा है। आगे देखते हैं, बट इट वॉज अ वे ऑफ लिविंग, बल्कि ये क्या है, तो ये एक जीवन जीने का तरीका है। मतलब वे ऑफ लिविंग मतलब हम कह सकते हैं जीवन जीने की एक शैली है या तरीका है। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। धम्म शब्द संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक को शिलालेखों को पढ़ने के बाद धर्म के सिद्धांतों को अच्छे से समझा जा सकता है। इनके अनुसार ना तो ये धर्म है, ना ही कोई विचारधारा है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए अशोक के अनुसार। तो ये धम्म को हमने समझ लिया है। अब धम्म के हम सिद्धांत देख लेते हैं, जो कि आपकी अगली स्लाइड में लिखे हुए हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। आगे लिखा है इट हैज फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, इसके निम्न सिद्धांत हैं। अब इसके सिद्धांत कौन कौन से देखते हैं। पीपल शुड लाइव इन पीस एंड हार्मनी, यहाँ पे इन लिखा है, इसको आप एंड कर लेना। लोगों को आपस में शांति एवं सौहार्द के साथ में रहना चाहिए। सौहार्द मतलब भाईचारे से रहना चाहिए, मतलब आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। इसी को हिंदी में पढ़ देता हूँ। लोगों को शांति और सौहार्द के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। एवरीवन शुड प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, मतलब आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करना चाहिए। नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन करना चाहिए। नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग बीइंग्स, और किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नुकसान पहुंचाने से मतलब यहाँ पर ये कि किसी भी जीव को हर्ट भी नहीं करना चाहिए। हिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम तलवार से लड़ाई कर रहे हैं या हाथ पैरों से लड़ाई कर रहे हैं। यदि हम किसी व्यक्ति का मन भी दुखा रहे हैं तो वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो अशोक का धर्म का सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को हर्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखते हैं, पीपल शुड लव वन अनदर, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में सौहार्द से रहना चाहिए। एंड डिस्प्ले रेस्पेक्ट, और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजियस फेथ, और दूसरे जो धार्मिक विचार है, धार्मिक जो विश्वास है, उनके प्रति टॉलरेंस रखना चाहिए, मतलब सहनशीलता रखना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता या सहनशीलता, मतलब छोटी छोटी बातों पे उग्र नहीं होना चाहिए, अपने अंदर सहानुभूति और सहनशीलता होना चाहिए। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दूसरों धर्मों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए, मतलब सहनशीलता होना चाहिए, और सम्मान पूर्वक रहना चाहिए। तो अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला तो ये कि लोगों को आपस में शांति एवं सौहार्द के साथ रहना चाहिए। दूसरा है अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और तीसरा है एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और सहिष्णुता की भावना मन के अंदर होना चाहिए। तो ये अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आपको ले जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीके किस हद तक परिवर्तित हुए। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या है, तो आप हिस्ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजी को समझिए, थोड़ा सा इतिहास में शब्दों को ऊपर ध्यान दीजिए। किसी भी शब्द के पीछे आगे उत्तर लग जाए तो इसका मतलब होता है बाद में। इंग्लिश में इसकी जगह कौन सा शब्द यूज होता है, तो इंग्लिश में इसकी जगह यूज करते हैं लेटर या फिर पोस्ट। तो उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बाद में किस प्रकार से एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस आए, वो हमें इस आंसर में बताना है। इसी को आपका इंग्लिश में पूछा गया, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड के बाद में, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड के बाद में किस प्रकार से एग्रीकल्चर में चीजें जो है वो चेंजेस होती है। तो समझ लेते हैं इस आंसर को। The agriculture practices were transformed in the period under consideration 600 BC to 600 CE, मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा बाद में अपन कह सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर काफी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं।
आगे देखते हैं वी इन द फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरीकों से। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। कृषि पद्धतियों में 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा बाद में निम्न परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन देखते हैं, देयर वाज ए शिफ्ट टू पुलो एग्रीकल्चर। यहाँ पे बताया गया कि धीरे धीरे अब ये हल के द्वारा खेती करने लग गए थे। यदि हम प्राचीन भारत की बात करें, हड़प्पा के समय की बात करें, तो इतने अच्छे इनके पास में औजार वगैरह नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे किसका विकास हो जाता है, हल का विकास हो जाता है। और हल का विकास हो जाता है तो अब कृषि उत्पादन जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हल जो होता है वो आसानी से सॉइल को क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है या पलट सकता है मिट्टी को। आगे देखते हैं इन फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज, और ये हम कह सकते हैं जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ नदियां घाटी होती है, वहां पर ये खेती करने लग जाते हैं, जैसे गंगा और कावेरी नदी के किनारे पर। इसी को हिंदी में हमने लिखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गंगा एवं कावेरी नदी घाटियों में कृषि की ओर, हल कृषि की ओर रुख किया गया, मतलब खेती के अंदर हल का इस्तेमाल किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, द आयरन टिप्ड प्लोसेयर वाज यूज्ड टू टर्न द एलुवियल सॉइल। और अब काय की डिस्कवरी हो गई थी, लोहे की डिस्कवरी हो गई थी ऋग्वैदिक पीरियड के बाद में। जब लोहे की डिस्कवरी हो गई थी तो ये प्लोसेयर मतलब जो हल का हत्था होता था, हल का जो टिप होता था, वो लोहे का बनाने लग गए थे, और इससे ये एलुवियल सॉइल को, जलोढ़ मिट्टी को आसानी से क्या कर सकते थे, पलट सकते थे। जो नदियों के द्वारा मिट्टी बहा के लाई जाती है उसी को हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। विच हैड हाई रेनफॉल, और ये ऐसे क्षेत्रों में किया जाता था जहां पे बारिश अच्छी होती थी। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट, इन सम पार्ट्स ऑफ गंगा वैली। यदि गंगा घाटी की हम कुछ भागों की बात करें, कुछ क्षेत्रों की बात करें, तो प्रोडक्शन ऑफ पेडी वाज ड्रामेटिकली इंक्रीज। यहाँ पर धान की खेती का उत्पादन नाटकीय रूप से बदल गया था। जो चावल होता है, चावल की जो हम खेती करते हैं उसको धान की खेती करते हैं, तो इसमें नाटकीय रूप से परिवर्तन आया था। इंक्रीज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि ये ट्रांसप्लांटेशन करना सीख चुके थे। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये होता है कि हम एक तो सीधे बीज के द्वारा फसलों को लगाते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, बीज से पहले पौधे तैयार कर लेते हैं, फिर उन पौधों को हम खेत में जाके चोपते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं या रोपाई भी कहते हैं। इसको हिंदी में पढ़ देता हूं। गंगा घाटी के कुछ भागों में रोपाई की शुरुआत से धान के उत्पादन में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी, मतलब अब लोग रोपाई करना सीख चुके थे और रोपाई की सहायता से धान की खेती में भी उन्होंने उत्पादन को बढ़ा लिया था। फोर्थ पॉइंट है, इरिगेशन वाज यूज्ड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोग अब सिंचाई की सहायता लेने लग गए थे। सिंचाई क्या होती है तो आपको सभी को पता है, पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, और पौधों को अतिरिक्त जल हम बारिश के अतिरिक्त जो देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो अब लोग क्या करने लग गए थे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का इस्तेमाल करने लग गए थे, और सिंचाई के उद्देश्य से वो कुएं, नहरों और अपन कह सकते हैं तालाबों का भी इस्तेमाल किया करते थे। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई का उपयोग किया जाने लगा। इसके लिए कुओं, तालाबों और नहरों का प्रयोग किया जाने लग गया। तो इस प्रकार से ये आंसर भी हमारा खत्म हो चुका है। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं आपको। तो उत्तर वैदिक काल के में अपन कह सकते हैं, उत्तर वैदिक काल के बाद में खेती के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया। तो पहला परिवर्तन तो यह आया कि लोग हल का इस्तेमाल करने लग गए थे खेती में, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। सेकंड, इसमें चेंजेस ये आया कि लोहे की टिप का वो इस्तेमाल कर रहे थे हल के अंदर, जिससे प्रोडक्शन के अंदर और बदलाव आया। थर्ड चीज ये कि चावल की जो लोग खेती करते थे अब उसमें वो ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक या रोपाई विधि का प्रयोग कर रहे थे, जिससे चावल की खेती में उत्पादन भी उन्होंने बढ़ा दिया। और चौथा, सिंचाई के उद्देश्य से वो इरिगेशन के लिए वो कुओं का, नहरों का, बावड़ी का, तालाबों का इत्यादि चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, और उससे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ा। तो ये आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप एग्जाम में इनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो आपको याद करने में आसान हो वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, और आपको इसके लिए पूरे 3 मार्क्स बोर्ड में मिलेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तर मौर्य काल में। अब मैंने आपको उत्तर का मतलब बताया, उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद में। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोस्ट या लेटर। तो उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के ऊपर विचार कीजिए या चर्चा कीजिए, मतलब मौर्य काल के बाद में कौन कौन से राजवंश भारत के अंदर आते हैं उनके ऊपर हमें डिस्कस करना है। एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देता हूं। डिस्कस द नोशंस ऑफ किंगशिप दैट डेवलप्ड इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मतलब मौर्य काल के बाद में कौन कौन से राजवंश भारत के अंदर आते हैं उसके ऊपर हमें चर्चा करना है। तो मौर्यों के बाद
बाद में भारत के अंदर किनका शासन होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मौर्यों के बाद में भारत के अंदर चोल आते हैं, फिर चेर आते हैं, फिर पांड्या आते हैं, ये दक्षिण भारत में आते हैं। इसी प्रकार से यदि हम उत्तर भारत की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे गुप्त और कुषाण आते हैं और ये रूल करते हैं। तो मौर्यों के बाद में भारत के अंदर 5 राजवंश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो दक्षिण भारत में तो चोल, चेर, पांड्या, और उत्तर भारत की हम बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो कुषाण और गुप्तास, ये भारत के अंदर आते हैं और ये भारत के अंदर क्या करते हैं? रूल करते हैं। तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्य पीरियड के बाद में, द आइडिया ऑफ किंगशिप एसोसिएटेड विद डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, जो राजत्व का विचार था वो ईश्वरी सिद्धांत से जुड़ा। ईश्वरी सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो कोई राजा जो होता है वो खुद को ईश्वर से जोड़ के बताता है। ईश्वर से जोड़ के बताता है मतलब आप ये समझिए कि जब वो जनता के बीच में जाता है तो वो जनता के सामने ऐसी धारणा प्रस्तुत करता है कि वो राजा जो शासन कर रहा है, रूल कर रहा है, वो स्वयं की इच्छा से नहीं कर रहा है, खुद की इच्छा से नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान ने उसको नियुक्त किया है प्रजा की सेवा करने के लिए या जनता की सेवा करने के लिए, ताकि वो जनता के विश्वास को जीत सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ईश्वरी सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा मौर्य काल के बाद में जो राजतंत्र के हम कह सकते हैं विचारधारा थी वो ईश्वरी सिद्धांत से जुड़ी, मतलब राजा जो होते थे वो खुद को भगवान से जोड़ के बताते थे, एसोसिएटेड विद द डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। आफ्टर मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड के बाद में या मौर्य काल के बाद में डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इमर्ज, दक्षिण भारत के कई राजवंश उभरे जैसे चोल, चेर, पांड्या, फॉलोड बाय, और इनके बाद में हम कह सकते हैं द कुषाण एंड गुप्ताज, अपन कह सकते हैं कुषाण और गुप्तों ने शासन किया। दे रूल्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू वेस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न एशिया, और इनका शासन कहां तक होता था? तो इनका शासन हम कह सकते हैं केंद्रीय एशिया, मतलब अफगानिस्तान से लेके वेस्टर्न एशिया तक था, मतलब हम कह सकते हैं पाकिस्तान तक था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य काल के बाद में, राजत्व का विचार राज्य के ईश्वरी सिद्धांत से जुड़ा, मतलब राजा स्वयं को भगवान से जोड़ के बताते थे। मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत के राजवंश जैसे चोल, चेर, पांड्या के बाद में कुषाण और गुप्ता शासकों ने शासन किया। उन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी एशिया तक शासन किया। अब हम इन राजवंशों के बारे में चर्चा करते हैं या फिर इन राजवंशों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कुषाण किंग्स, या फिर इनको हम कुषाण राजा भी कहते हैं। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र, मैंने बताया था कि स्वयं को भगवान से जोड़कर बताते थे, इसलिए इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, एक टाइटल धारण किया था। और कौन सा टाइटल धारण किया था? देवपुत्र का किया था। और देवपुत्र का मतलब क्या होता है? तो देवपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ गॉड। पुत्र मतलब होता है सन और देव मतलब होता है गॉड। मतलब ये जो कुषाण थे वो स्वयं को देवपुत्र मानते थे या स्वयं को भगवान का पुत्र मानते थे। दे बिल्ट ग्रेट स्टैट्यूज ऑफ देमसेल्फ इन द टेम्पल्स, और इन्होंने जनता के बीच में विश्वास बनाने के लिए मंदिरों के अंदर खुद के भी बड़े बड़े हम कह सकते हैं स्टैच्यूज या मूर्तियों का निर्माण करवाया। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। कुषाणों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र, और इन्होंने स्वयं को महान मूर्तियों का निर्माण भी मंदिरों के अंदर करवाया। इसके बाद में सेकंड आते हैं गुप्ता रूलर्स। यहाँ पे रूल्स लिखा गया, आप रूलर्स कर लेना, मतलब गुप्ता शासक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गुप्त शासकों के बारे में कि द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज श्रीगुप्त। गुप्त वंश के हम कह सकते हैं संस्थापक की, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। द मोस्ट पावरफुल रूलर वाज समुद्रगुप्त, और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था। गुप्त पीरियड आर आल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री, और गुप्त काल को ही हम भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग के नाम से भी जानते हैं। तो हमने दो राजवंश पढ़ लिए मौर्यों के बाद के। एक तो पहला पढ़ा कुषाण। कुषाण के बाद में हमने पढ़ा कि इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी और खुद को ये ईश्वर का पुत्र मानते थे, और इन्होंने मंदिरों के अंदर खुद के बड़े बड़े मूर्तियों का निर्माण करवाया। सेकंड हमने गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा कि गुप्त शासकों का जो संस्थापक था, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था, और इसी काल को हम भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन हेल्प अस इन क्रिएटिंग हिस्ट्री ऑफ दोज डेज। उस समय के यदि हम साहित्य को पढ़ते हैं, सिक्कों को पढ़ते हैं, शिलालेख को पढ़ते हैं, तो उस समय के इतिहास के बारे में को जानने में भी हमारी ये सब मदद करते हैं। तो ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा था कि मौर्यों के बाद के राजवंशों के बारे में चर्चा कीजिए, राजत्व के ऊपर चर्चा कीजिए। तो हमने देखा कि मौर्यों के बाद में साउथ इंडिया में चोल, चेर, पांड्या आते हैं। यदि नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कुषाण और गुप्ताज आते हैं, और उनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप लिखेंगे 3 पॉइंट्स में, तो आपको पूरे मार्क्स आपके एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है।
अतीत के पुनर्निर्माणों में अभिलेख में समझ में आई कोई 3 समस्याओं को लिखिए। अभिलेख का मतलब क्या होता है, तो शिलालेख या अभिलेख का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई सी चट्टान होती है या कोई सी रॉक्स होती है, उसके ऊपर खुदवा खुदवा के राजा वगैरह लिखवा देते थे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती है हमारे इतिहासकारों को इनको पढ़ने में, तो पहले मैं आपको ऐसे ही आंसर समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी राजा ने कोई शिलालेख लिखवाया, अभिलेख लिखवाया, तो आज से 2000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले, आज से हम कह सकते हैं 2500, 2400, 1800 साल पहले, इतने साल पहले अभिलेखों का निर्माण करवाया गया। तो उससे क्या होता है कि इतने सालों में वो अभिलेख जो है वो ऐसे कैसे बचे नहीं है, उनमें से काफी अक्षर जो है वो धुंधले हो चुके हैं, कुछ अक्षर मिसिंग हो चुके हैं, बहुत सारे अभिलेख डैमेज हो चुके हैं, तो इतिहासकारों को उनको समझने में बहुत ही ज्यादा क्या आती है, समस्याएं आती है। और बहुत सारे अभिलेख तो ऐसे हजारों की संख्या में जिनको इतिहासकार ठीक से पढ़ भी ना पाए हैं, तो ये उनके सामने क्या होती है, समस्याएं होती है। तो इन्हीं समस्याओं को हमें बताना है कि इतिहासकारों को अभिलेख पढ़ने में कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो देख लेते हैं आंसर को। आंसर में हमने लिखा है द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एपिग्राफिस्ट आर एज गिवन बिलो। पुरालेखविदों द्वारा सामने की जाने वाली समस्याएं नीचे दी गई है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समटाइम्स द लेटर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन आर वेरी फेंटली इंग्रेव्ड। कई बार जो इनके ऊपर अक्षर लिखे जाते हैं वो बहुत ही हल्के तरीके से लिखे जाते हैं। थस रिकंस्ट्रक्शन आर अनसर्टेन, इसलिए इनके आधार पर उदाहरणा तैयार करना अनिश्चित होती है। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। कभी कभी शिलालेखों के अक्षरों को बहुत ही सूक्ष्म रूप से उकेरा गया होता है, मतलब हल्के तरीके से उकेरा गया होता है। इस प्रकार इनका पुनर्निर्माण मतलब इनको पढ़ना कैसा होता है, अनिश्चित होता है। सेकंड पॉइंट है समटाइम्स द इंस्क्रिप्शन में बी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग। कई बार क्या होता है, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, अभिलेख होते हैं, या तो ये डैमेज हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, या फिर इनमें से अक्षर जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। जैसे पीछे आपको एक अभिलेख दिख रहा होगा जो कि काफी ज्यादा क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। हिंदी में लिखा है कभी कभी शिलालेख क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, मतलब डैमेज हो सकते हैं, और इनके अक्षर जो है वो भी गायब हो सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो चुका है। थर्ड पॉइंट लगा देता हूं, इट इज नॉट इजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। कई बार इतिहासकार इनको पढ़ तो लेते हैं लेकिन इनके एग्जैक्ट मीनिंग के बारे में पता नहीं लगा पाते हैं कि वास्तविकता में इनका क्या अर्थ है। यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन, जो शब्द इन इंस्क्रिप्शन में इस्तेमाल किए गए हैं। इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। कई बार शिलालेखों में प्रयुक्त शब्दों के सटीक अर्थ के बारे में सुनिश्चित होना आसान नहीं होता, मतलब इतिहासकार इनका सटीक अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। और पॉइंट नंबर 4 है सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड। अभी तक हजारों की संख्या में अभिलेख खोजे गए हैं, बट नॉट ऑल हैव बीन डेसिफर्ड, लेकिन सबको पढ़ा जा नहीं सका है। तो इसी को हिंदी में पढ़ देते हैं। अभी तक कई हजार शिलालेख खोजे गए हैं लेकिन सभी को अभी तक डिक्रिप्ट नहीं किया गया है, मतलब इन सभी को अभी तक पढ़ा नहीं सके हैं। हमारे इतिहासकार इनको समझ नहीं पाए कि एक्चुअली में इनमें क्या लिखा गया है। तो आपका क्वेश्चन यही था कि अभिलेखों को पढ़ने में कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो एक बार शॉर्ट में मैं ओवरव्यू दे देता हूं। कई बार बहुत ही हल्के तरीके से इनको लिखा गया होता है, कई बार ये बहुत सारे शिलालेख क्षतिग्रस्त या डैमेज हो जाते हैं, कई बार इनके एग्जैक्ट मीनिंग इतिहासकार नहीं निकाल पाते, हिस्टोरियंस नहीं निकाल पाते, और कई बार हजारों की संख्या में खोजे गए अभिलेख को हमारे इतिहासकार पढ़ भी नहीं सके हैं। इसके बाद में इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर सकते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के अध्ययन से किस प्रकार इतिहासकारों को विभिन्न प्राचीन राज्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वर्णन कीजिए। मतलब पुराने जो सिक्के मिले 6ठी शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, या किसी भी समय के सिक्के मिले, तो उससे इतिहासकार कौन कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए कोई सा सिक्का मिला है, तो सिक्के में क्या होगा आप बताइए। आज के टाइम में हमें सिक्का होता है तो सिक्के में क्या होता है, भारत सरकार की सील लगी होती है। तो इसी प्रकार से जो पुराने सिक्के मिलते हैं उनपे उस राजा की कोई ना कोई सी मोहर होती है, या तो राजा का चित्र होता है या फिर कोई से देवी देवताओं का चित्र होता है। इसके साथ साथ उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, और इसके साथ साथ उसके ऊपर क्या डली हुई होती है, डेट डली हुई होती है। तो इनकी सहायता से इतिहासकारों को पता चल जाता है कि ये कौन से समय का सिक्का है और इस समय कौन से राजा का शासन हुआ करता था। और कई बार उसमें देवी देवताओं के चित्र होते हैं, तो उसके आधार पर भी इतिहासकार अनुमान लगा लेते हैं कि इस समय भारत के अंदर या फिर जहां का भी ये सिक्का है वहां पर ये धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित होगा, जिसका राजा के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा होगा। तो एक जानकारी ये मिल जाती है। सेकंड जानकारी क्या मिल जाती है, तो सेकंड जानकारी उस समय के धर्म के बारे में हमें पता चल जाता है, उस समय की कलाकृतियों के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि सिक्के के ऊपर जो भी चीज उकेरी जाती है वो सब किनके द्वारा उकेरी जाती है, आर्टिस्ट या कलाकारों के द्वारा उकेरी जाती है। तो समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में पूछा गया है,
हाउ डिड द स्टडी ऑफ कॉइन्स फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो कॉइन्स का अध्ययन करके हेल्प हिस्टोरियंस टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एंशिएंट स्टेट सिस्टम्स। तो 6ठी शताब्दी के जो सिक्कों की स्टडी करके इतिहासकारों को किस प्रकार से सहायता मिलती है एंशिएंट सिस्टम को समझने में या प्राचीन व्यवस्था को समझने में, डिस्क्राइब कीजिए या वर्णन कीजिए। तो आंसर देख लेते हैं। हिस्टोरियंस गेट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टडी ऑफ कॉइन्स, इतिहासकार निम्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं सिक्कों का अध्ययन करके। अब देखते हैं यहाँ पर कई सिक्कों पर राजा और देवताओं के नाम और उनकी तिथियां अंकित होती है, जिनके आधार पर इतिहासकार समय एवं राजवंशों के बारे में पता लगा पाते हैं। मतलब उन सिक्के के ऊपर या तो राजा का नाम लिखा होगा या कोई डेट लिखी होगी या फिर कोई चित्र बना होगा, तो उसके आधार पर इतिहासकारों को पता चल जाता है कि किस समय का है और इस समय किस राजा का यहाँ पर शासन हुआ करता था। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है नेम्स एंड डेट्स ऑफ किंग्स एंड डाइटीज वर इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स। कॉइन्स के ऊपर राजा का नाम लिखा होता है, तारीख लिखी होती है और देवी देवताओं के चित्र होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस आधार पर हिस्टोरियंस हैव लर्न्ड अबाउट द टाइम, इतिहासकारों को समय की जानकारी मिलती है, एंड रूलिंग डायनेस्टीज, और उस समय किस वंश का शासन था इसकी भी उन्हें जानकारी मिलती है। सेकंड पॉइंट है मौर्योत्तर काल में कई प्रकार की धातुओं के सिक्के प्राप्त हुए। मतलब मौर्यों के समय के बाद के समय की बात करें तो कई मेटल्स के यहाँ पर सिक्के मिले हैं, जैसे सोने, चांदी और तांबे के मिले हैं। तो इसके आधार पर इतिहासकार अर्थव्यवस्था का अनुमान लगा लेते हैं। यदि सोने के सिक्के मिल रहे हैं तो इतिहासकार का अनुमान होता है कि इस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही समृद्धशाली थी, मतलब काफी पैसा था राज्य के पास में। धीरे धीरे सोने से चांदी के सिक्के मिलना शुरू हो गए तो इतिहासकार अनुमान लगा लेते हैं कि अब अर्थव्यवस्था पे कोई ना कोई सा संकट आ रहा होगा। चांदी से फिर धीरे धीरे तांबे के सिक्के मिलना शुरू हो गए तो अब वो अनुमान लगा लेते हैं कि समाज में गरीबी और भी बढ़ती जा रही होगी और निर्धनता आती जा रही होगी। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं सिक्कों की मदद से इतिहासकार उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में भी पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मौर्यन पीरियड लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर फ्रॉम विच द इकोनॉमी ऑफ दैट टाइम कैन बी एस्टिमेटेड। यहाँ पे हमने लिखा है सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं जिससे उन समय की अर्थव्यवस्था का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो सिक्कों से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है? तो एक तो उस समय की डेट की हमें जानकारी मिल जाती है, उस समय किनका शासन था, कौन सी डायनेस्टी थी उसकी हमें जानकारी मिल जाती है। तीसरा, उस समय की अर्थव्यवस्था की हमें जानकारी मिल जाती है कि इकोनॉमी उस टाइम की कैसी थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं इमेजेस ऑफ डायनेस्टीज एंड डाइटीज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स। बहुत सारे सिक्कों के ऊपर हम कह सकते हैं उस राजवंश की इमेजेस बनी हुई होती है या कई देवी देवताओं की इमेजेस बनी हुई होती है। रिलीजियस सिंबल्स मतलब धार्मिक चिन्ह बने हुए होते हैं। राइटिंग्स आल्सो थ्रो लाइट ऑन द रिलीजन, और बहुत सारी बातें लिखी गई होती है जिससे हमें पता चलता है कि उस समय कौन सा धर्म मौजूद था, एंड आर्ट ऑफ डेट टाइम, और उस समय की कलाकृति किस प्रकार की हुआ करती थी। तो यहाँ पे इसी को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। सिक्कों पर अंकित राजवंश, देवताओं के चित्रों और धार्मिक प्रतीकों और लेखों से तत्कालीन धर्म और कला के बारे में भी हमें पता चलता है। तो ये सब हम सिक्कों के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यही था कि सिक्कों की मदद से किस प्रकार से इतिहासकारों को सहायता मिलती है। तो सिक्कों की मदद से उस समय के वो राजवंश के बारे में पता लगा सकते हैं, उस समय के समय के बारे में पता लगा सकते हैं, इसके साथ साथ उस समय की अर्थव्यवस्था के साथ में पता लगा सकते हैं, इसके साथ साथ उस समय के धर्म एवं कलाकृतियों की भी उनको जानकारी मिलती है। तो काफी कुछ जानकारी इतिहासकारों को सिक्कों की मदद से मिलती है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था हिस्ट्री का, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा, किसान और नगर, जिसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको कवर करवा चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे आपको मैंने दे दिया है लिंक में। और इसके साथ साथ आज मैं आपको इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर करवा चुका हूं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द हिस्ट्री के और भी चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एमपी बोर्ड क्लास 12th में इस साल पूछे जा सकते हैं वो यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करवाने की मैं कोशिश करूंगा। तो आप ये कीजिएगा कि आपने 2 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन तो याद कर लिए होंगे। आज की क्लास में आपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं, तो इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कंठस्थ। और यदि लास्ट टाइम में यदि कोई सा आंसर आपको याद नहीं भी हो रहा है तो कम से कम उसको ऐसे समझ लीजिएगा कि एग्जाम में आप मन से भी उस आंसर को क्या कर सके, लिख सके। बाकी और कोई यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। मैं जल्दी आपके सामने लौटूंगा नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।